नमस्कार दोस्तों, गणित विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपनी यह पहली प्रश्नावली चल रही है 1.2 वास्तविक संख्याएं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दो संख्या दे रखी है 306 और 657, इनका एचसीएफ दे रखा है 9। एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दिया है। एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं बेटा, इससे पहले हमने दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पिछले प्रश्नों में निकालना सीखा था। साथ साथ उसमें हमने एक चीज़ और सीखी थी, उत्तर की जांच। यानी कि दो संख्याओं का जब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं तो वह जो एचसीएफ और एलसीएम है वो सही है या गलत है, इसके लिए एक उत्तर की जांच भी की थी अपन ने। और वो उत्तर की जांच का जो फॉर्मूला था वो ये था कि उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई था, गुना था, वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आता था। तो हम वही काम में लेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम। ये वाला फॉर्मूला अपन ने सीखा था कि नहीं सीखा था? ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं बेटाओ? 306 और दूसरी संख्या कितनी है? 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है इन दोनों संख्याओं का? 9। और हमसे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है। पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो एलसीएम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एलसीएम बराबर गुना में 9 है, वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। यानी 306 गुना में 657 बटे में कितना आ जाएगा? 9। तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 9 का 9 से कट रहा है कि ये 9 तिया 27 और 9 चौका 36। तो हम 34 गुना 657 करेंगे। 34 गुना में 657, अपना आंसर आ जाएगा 22,338। तो अपन बताओ दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? ये हमारा आंसर आ चुका है 22,338। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, ये सॉरी इसको अपन 7 कर लेंगे। अपना आंसर 22,338। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक संख्या दे रखी है 6 की घात n और पूछ रहा है क्या यह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त होने से तात्पर्य है कि जैसे कोई संख्या है और उस 6 की घात n यानी 6 की घात कोई भी मान लें अपन, और उस संख्या का जैसे कोई भी संख्या है वो उस संख्या का अंतिम अंक है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अंतिम अंक क्या आना चाहिए? 0। और हम क्या जानते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होता है वह संख्या 10 से विभाजित होती है। कितने से विभाजित होती है? 10 से। या फिर मैं यूँ कहूँ कि जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक 0 होगा उस संख्या में 2 और 5 का भाग जाता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होता है उस संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य उपस्थित होते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पे संख्या दे रखी है 6 की घात n, संख्या 6 की घात n जिसके गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुना 3 की घात n। आप क्या देख रहे हो? इसके जो गुणनखंड हैं क्या उनमें 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। और जब इसमें 5 उपस्थित नहीं है अर्थात 5 से यह विभाजित नहीं होगी तो क्या यह 0 पर समाप्त होगी?
नहीं होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ 6 की घात n के गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। 5 उपस्थित नहीं है, अतः संख्या 6 की घात n 5 से या संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता आपका 15 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। मैं क्या बता रहा था कि यदि कोई संख्या का 0 पर समाप्त होती है, उसका अंतिम अंक 0 होता है, तो उसमें 10 का भाग जाता है। कितने भाग जाता है? 10 का। यहाँ पे देखो 15 की घात n है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड आए 3 और 5। अब देखिए कोई भी संख्या है जिसमें 10 का भाग जाता है, वही अंक 0 पर समाप्त होती है, तो इसके 15 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 तो मौजूद है, लेकिन इसमें क्या मौजूद नहीं है? 2 नहीं है। क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो हम इस प्रश्न में, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है, उसमें लिखेंगे कि यहाँ इसके गुणनखंडों में 2 नहीं है, इसलिए यह अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। मैं ये बताऊं कि कोई भी संख्या जिसमें जो अंक 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 की घात समान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मैंने आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताया था कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं एक साथ। एक तो ये वाली संख्या है, इसको भी हमें बताना है कि यह भाज्य संख्या है या नहीं है, और है तो क्यों है। और इस संख्या के बारे में बताना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, और यदि है तो क्यों है। और भाज्य संख्या क्यों होगी? यदि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे तो वह भाज्य संख्या होगी, और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे तो फिर वह भाज्य संख्या नहीं होगी। कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अभाज्य। तो हम जांच करते हैं। सबसे पहले मैं पहला वाला ले रहा हूँ। पहला है अपना 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13 प्लस में 13। यहाँ क्या देख रहे हो आप? इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बेटाओ। इसमें कॉमन आ गया 13। क्या बचा? 7 गुणा में 11 प्लस में 1। 13 कॉमन आ गया, 7 और 11 बच गए। इधर से 13 निकला तो क्या बच गया? 1। 13 कोष्टक 11 7 77 और 1 कितने हो गए? 78। मैं क्या देख रहा हूँ कि 13 गुना 78। और बताओ इसमें गुना में 1 लिख दूँ तो भी कोई इसमें फर्क पड़ रहा है क्या? आप देख रहे होंगे कि बताओ इस कंप्लीट संख्या में भाग 13 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इस संख्या में 78 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इस संख्या में 1 का भी भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कि आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके, या फिर ऐसे कहें कि भाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है कि कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, अर्थात 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो बताओ 2 से अधिक 3 संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है? तो हम लिख देंगे यहाँ संख्या 7 × 11 × 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः
यह भाज्य संख्या होगी। अतः यह भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ही 7 का क्वेश्चन दे रखा है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। इनमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा बताइए। 5 क्या बचा, 7 गुना में 6, ये 5 कॉमन ले लिया है, क्या बचा 4 3 2 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1। तो ये आ गया 5 कोष्टक गुना कर लीजिए इसका 2 गुना 3 किया 6, 6 गुना 6 किया 24, 24 गुना 6 किया आ गया 144, 144 गुना में 7 करेंगे तो ये आएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 30 की 0 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 प्लस में कितना है 1, ये आ गया 5 इंटू 1008 और 1 कितने हो गए 1009 और इसके मल्टीप्लाई हम 1 भी लिख सकते हैं। तो बताओ इस संख्या में भी 3 संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। दो से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मैं बता दूं बेटा, ऐसे जो प्रश्न होते हैं कि दो व्यक्ति और किसी वृत्ताकार क्षेत्र में जब एक साथ एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो एक की गति जो सीमा है वो अधिक होती है और एक की जो गति है वो कम होती है, तो वो पहले चक्कर में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, अर्थात वो एक से अधिक चक्करों में एक दूसरे से मिलते हैं। और ऐसी कंडीशन में कैसा भी कोई प्रश्न हो उसमें एलसीएम याद किया जाता है। क्या याद किया जाता है, एलसीएम। वो कैसे, देखिए ये कोई वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों तरफ है जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है, सोनिया, वो भी इसी स्थान पर है। और उसी समय इसी स्थान पर कौन है, रवि है। कौन है, रवि। दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया द्वारा इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सोनिया है वो धीरे धीरे भाग रही है जिससे उसको ज़्यादा समय लग रहा है, और रवि है वो तेज़ भाग रहा है उसे 12 मिनट का समय लग रहा है। क्या आप मुझे बताओ कि जब ये रवि और सोनिया एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे तो रवि तेज चलेगा, सोनिया धीरे चलेगी, क्या रवि को इसी चक्कर में सोनिया है वो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। पहले चक्कर में रवि को सोनिया
नहीं मिलेगी। सोनिया धीरे है, रवि आगे है, तो सोनिया है वो रवि से नहीं मिल पाएगी, तो वह दूसरे या तीसरे चक्कर में मिल पाएगी। और ऐसी कंडीशनों में हमेशा एलसीएम ज्ञात किया जाता है, क्योंकि जो समय लगेगा वो 18 मिनट और 12 मिनट से क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। 2 चक्कर यदि हो गए तो रवि को 12 और 12 कितने हो गए, 24 मिनट। और मान लीजिए सोनिया के 2 चक्कर हो गए, 2 चक्कर में मिली सोनिया, तो सोनिया के हो गए कितने, 36 मिनट। यानी कि इन दोनों टाइम से क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। और 18 और 12 से ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। और 18-12 से भी कम समय लग रहा है, तो एचसीएफ ज्ञात करते। अब इस प्रश्न में हम क्या याद करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। लिखते हैं, चूंकि सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर का समय कितना है, 18 मिनट, जबकि रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर का समय कितना है, 12 मिनट। 12 मिनट। इसलिए वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस कंडीशन के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, 18 का और 12 का। मैंने एलसीएम निकालना आपको बताया था कि दोनों संख्याओं के एक साथ क्या याद करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। चलो 2 का भाग दीजिए, 18 में कितनी बार गया, 9 बार, इसमें गया 6 बार। फिर दीजिए 2 का 9 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है 3 बार। फिर 3 का दीजिए, 9 में गया 3 बार, 3 में गया 1 बार। फिर 3 का दीजिए, 3 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार। और 1 में नहीं जा रहा है, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, स्थान जो गुणनखंड है वो आ गए 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। अपना आंसर आ गया 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। यानी कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वे दोनों अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इससे अगली जो प्रश्नावली है 1.3 उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।